Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today our topic is NMR spectroscopy. सबसे पहले अगर हम NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी में NMR को अगर हम एब्रीविएट करना चाहते हैं तो वो कुछ इस तरह होगा कि M से हमारे पास क्या बनता है न्यूक्लियर, M से मैग्नेटिक और R से रेजोनेंस। तो NMR हमारे पास हो जाएगा न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। तो हम इसकी स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में डिस्कस करते हैं। अब जैसे कि हमने प्रीवियस भी डिस्कस किया था कि IR स्पेक्ट्रोस्कोपी को डिस्कस किया था, हमने इसके अलावा UV और विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी को डिस्कस किया था। उसमें हमने डायग्राम के मुताबिक ही उसकी हमने डेफिनेशन बनाई थी। अब जैसे कि आप यहाँ भी देखें कि हमने एक डायग्राम बनाई है जहाँ पे हमने एक सैंपल रखा है। सैंपल में मे बी या कंपाउंड और मॉलिक्यूल हो सकता है। अब सबसे पहले यहाँ क्या होता है कि जब हम रेडियो वेव्स को फॉलो कराते हैं, जो प्रीवियस हमने स्पेक्ट्रोस्कोपीज़ को डिस्कस किया था उसमें मुख्तलिफ़ किस्म की रेडिएशन को हमने यूज़ किया था। जैसे कि हमारे पास इंफ्रारेड थी, उसमें अल्ट्रावायलेट थी और विजिबल थी। यहाँ पे हम यूज़ करेंगे रेडियो वेव्स को। रेडियो वेव्स को जब हम किसी भी सैंपल पे हम लोग फॉल कराते हैं तो उस सैंपल को हमने यहाँ पे एक चेंजिंग आती है कि उस सैंपल को हमने मैग्नेटिक फील्ड में रखना है। अब जैसे कि हमें पता है कि मैग्नेटिक फील्ड का एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है, ठीक है। उसे हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड देनी है और उस सैंपल को हमने वहाँ रखना है। उस पर हमने रेडियो वेव्स को फॉल कराना है। तो उस पर क्या होगा कि अगर सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि हमारे पास है एथेनॉल, ठीक है। अब हमने यहाँ पे क्या करना है कि जब वो किसी भी कंपाउंड पे, अगर कंपाउंड को हमने एथेनॉल लिया है तो जब वो उस पर फॉल करेंगी तो उसका एक ग्राफ बनता है। अब जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि हमने एब्जॉर्बेंस को वाई एक्सिस से प्लॉट किया हुआ है कि जितनी वो एब्जॉर्ब कर रहा है। अब वो उसमें हमारे पास ये जो NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी है बेसिकली ये हमें बताती है कि किसी भी कंपाउंड के अंदर कितनी हाइड्रोजन है, नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन, एंड देन हमें बताती है कि इसमें टाइप ऑफ हाइड्रोजन कितनी है, कितनी हाइड्रोजन की टाइप्स मौजूद हैं, ठीक है। तो हमारे पास इसमें 3 तरह की हाइड्रोजन है, एक OH के साथ है, एक CH2 के साथ है और एक CH3 के साथ है। इसमें 3 तरह की पीक्स बनेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास OH की पीक बनेगी, सेकेंडली CH2 की पीक बनेगी और थर्डली CH3 की पीक बनेगी। तो इसमें हमें क्या क्या बताता है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एंड सेकेंडली हमारे पास टाइप ऑफ हाइड्रोजन बताता है। टाइप में यही आ जाता है कि कौन सी किसके साथ अटैच है, जैसे OH के साथ अटैच है, CH2 के साथ और CH3 के साथ। अगर हमने अब NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी को डिफाइन करना है तो उसको किस तरह से हम डिफाइन करेंगे, बिल्कुल इस डायग्राम को देख के कि स्टडी ऑफ इंटरेक्शन ऑफ रेडियो वेव। जैसे कि आप देख सकते हैं कि रेडियो वेव का इंटरेक्शन हो रहा है थ्रू ए सैंपल, एक सैंपल के जरिए प्लेस इन अ मैग्नेटिक फील्ड, जिसको हमने मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया हुआ है। जैसे कि आप इसको देख भी सकते हैं प्रैक्टिकली, स्टडी ऑफ इंटरेक्शन ऑफ रेडियो वेव्स थ्रू ए सैंपल प्लेस इन अ मैग्नेटिक फील्ड। अब सेकेंडली NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी को हम दूसरा नाम देते हैं, वो हमारे पास होता है प्रोटॉन NMR, एंड हमारे पास हम इसे ये भी कह सकते हैं कि हाइड्रोजन NMR होता है। अब प्रोटॉन NMR का मतलब यही होता है कि उसमें एक हाइड्रोजन एटम होता है, हाइड्रोजन NMR। अब हम इस देखते हैं कि हम इसको यूज़ किस लिए करते हैं, NMR स्पेक्ट्री को हम किस लिए यूज़ करते हैं। जैसे कि हमने प्रीवियस भी डिस्कस किया था कि IR को हम किस लिए यूज़ करते हैं, UV और विजिबल को किस तरह किसके लिए यूज़ करते हैं, किस पर्पज़ के लिए। अब यहाँ पे हम देखें कि NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी का दूसरा नाम प्रोटॉन NMR या हाइड्रोजन NMR, तो ये MCQs में एग्जामिनर पूछ सकता है कि NMR का दूसरा नाम क्या है या प्रोटॉन NMR किसको कहते हैं। अब हम इस देखते हैं कि हमने इसको यूज़ किस लिए करना है। जो प्रोटॉन NMR होती है या हाइड्रोजन NMR, या हम इसे कह सकते हैं कि NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी को इज़ यूज टू डिटरमाइन द नंबर एंड टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन एटम। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि इसको हम किस लिए यूज़ करते हैं, नंबर ऑफ हाइड्रोजन और टाइप ऑफ हाइड्रोजन को हमने फाइंड आउट करना होता है, उनको डिटरमिन करना होता है, इसके लिए हम इसे यूज़ करते हैं। अब बाय कैसे हम इसे करते हैं, बाय कंपेयरिंग एब्जॉर्बेंस ऑफ रेडियो फ्रीक्वेंसीज। हमने जैसे यहाँ पे भी प्लॉट किया था, एब्जॉर्बेंस थी, एब्जॉर्बेंस ऑफ रेडियो फ्रीक्वेंसीज को जब हम इसके साथ कंपेयर करते हैं थ्रू ए सैंपल, ठीक है। एक सैंपल में जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सैंपल है प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, जो कि एक मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया गया है। तो ये हमारे पास होती है प्रोटॉन NMR, जिसको हम यूज़ करते हैं नंबर एंड टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन एटम को फाइंड आउट करने के लिए बाय कंपेयरिंग एब्जॉर्बेंस ऑफ रेडियो फ्रीक्वेंसी थ्रू ए सैंपल प्लेस इन अ मैग्नेटिक फील्ड। देन हम देखते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है। जैसे कि अगर हम कुछ फिजिक्स के बारे में देखें कि हमें जैसे कि पता है कि अगर एक चार्ज रेस्ट पे है तो उसके पास एक ही फील्ड होती है जिसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। सेकेंडली अगर हमारे पास उस पर अगर चार्जेस मूव कर रहे हैं तो उसकी एक और हमारे पास फील्ड होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है कि एक चार्ज है, उसकी रोटेशन इस तरह से है, जब वो मूव करेगा तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड भी हो जाएगी। अब मैग्नेटिक फील्ड में नॉर्थ एंड साउथ पोल बनेंगे और हमारे पास इसकी कुछ एरोज बन जाएंगे कि ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है।
ठीक है, ये एटम्स मूव करें, इसके पास इसकी मैग्नेटिक फील्ड भी है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी है। बेसिकली हम एटम की मूवमेंट को नहीं देख रहे हैं, यहाँ पे आप पॉजिटिव चार्जेस देख रहे हैं, तो आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आया होगा कि जो है वो क्वेश्चन आया होगा कि यहाँ पे हम पॉजिटिव को क्यों ले रहे हैं, नेगेटिव को क्यों नहीं ले रहे। तो पॉजिटिव को इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमारे पास न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में हमारे पास प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से हम ये लेते हैं। Atomic radii also spin about its axis, so it behave like a tiny magnet। जो एटॉमिक रेडियाए होते हैं, रेडियस जो होता है वो अपने ही एक्सिस पे, जैसे कि आप यहाँ भी देखेंगे, स्पिन करता है, तो वो हम कहते हैं कि इट बिहेव लाइक अ टाइनी मैग्नेट, एक छोटे मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा होता है। आगे हम देखते हैं कि चार्जेस इन एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड किस तरह से बिहेव करता है और इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड किस तरह से बिहेव करता है। फर्स्टली हमारे पास आता है इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब जैसे हमारे पास रैंडम चार्जेस हैं, वो अपनी मुख्तलिफ किस्म की मूवमेंट शो कर रहे होते हैं, स्पिन शो कर रहे होते हैं मैग्नेटिक फील्ड की एब्सेंस में, ठीक है। जैसे आप इस न्यूक्लियाई को देखेंगे, अपनी शो कर रहा है, ये अपनी शो कर रहा है, और ऑल ऑफ दीज आर शोइंग देयर ओन मैग्नेटिक स्पिन मोशन। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड की अगर एब्सेंस है तो जो न्यूक्लियर स्पिन है वो रैंडम मोशन में होता है। लेकिन जब हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं, जब हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, तो एटम्स अरेंजमेंट में आ जाते हैं, अलाइंड हो जाते हैं। अब उनमें से कुछ ऐसे एटम्स होते हैं, कुछ ऐसे एटॉमिक रेडियाए होते हैं जिनके पास इतनी पावर नहीं होती कि वो उसको रेजिस्ट कर सके, तो वो जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होती है उसी डायरेक्शन में वो अलाइन हो जाते हैं, जैसे आप इनको देख सकते हैं। लेकिन कुछ के अंदर इतनी पावर होती है कि वो कहते हैं कि नहीं, हाँ भाई, हाँ हम तुम्हारे साथ नहीं उस तरह की मूवमेंट नहीं शो करेंगे, तो इसलिए वो ऑपोजिट स्पिन शो करते हैं। तो इसमें दो तरह की मोशन होने लग जाती है प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड में, कि न्यूक्लियर स्पिन्स अलाइंड विद और ऑपोजिट ऑफ द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। अब अगर हम देखें, कुछ लो स्पिन एनर्जी लेवल होते हैं जिन्हें हम अल्फा स्पिन कहते हैं, और कुछ हाई स्पिन एनर्जी लेवल होते हैं जिन्हें हम बीटा स्पिन कहते हैं। जो विद द मैग्नेटिक फील्ड मोशन कर रहे होते हैं उन्हें हम लो स्पिन कहेंगे, और जो ऑपोजिट कर रहे होते हैं उन्हें हम हाई स्पिन एनर्जी लेवल कहेंगे। और इन दोनों के दरमियान जो एनर्जी डिफरेंस होगा वो क्या होगा कि बीटा स्पिन में इसकी एनर्जी में से हम अल्फा स्पिन की एनर्जी को माइनस करेंगे, तो हमारे पास एनर्जी डिफरेंस आ जाएगा। कुछ इस तरह की हमारे कंसेप्ट आते हैं स्पिन फ्लिपिंग का, कि रेडियो फ्रीक्वेंसीज जो हैं जब किसी भी सैंपल में से पास करती हैं तो उनके न्यूक्लियाई फ्लिप कर जाते हैं, मतलब अपनी मूवमेंट को रोटेट कर देते हैं फ्रॉम लो स्पिन एनर्जी लेवल से हाई स्पिन एनर्जी लेवल तक। इसको हम कहते हैं स्पिन फ्लिपिंग, कि जिसमें रेडियो फ्रीक्वेंसीज किसी भी सैंपल से पास होती हैं तो उनका जो न्यूक्लियाई है वो स्पिन कर जाता है फ्रॉम लोअर स्पिन एनर्जी लेवल से हाई स्पिन एनर्जी लेवल तक। इसमें जो हमारे पास इसका एनर्जी डिफरेंस आ जाएगा वो बीटा स्पिन में से हमने अल्फा स्पिन को माइनस कर देना। जैसा कि हमें पता है कि एनर्जी डिफरेंस किसके इक्वल होता है, एच म्यू के इक्वल होता है। म्यू हमारे पास फ्रीक्वेंसी है। इसमें अगर हम एक एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बात देखें तो जो एनर्जी डिफरेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगी स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के, कि जितनी ज़्यादा एनर्जी डिफरेंस आएगा इनके दरमियान उतनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ होगी। मतलब अगर हम यूँ भी कहें ना कि जितनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगी उतनी ज़्यादा इसका एनर्जी डिफरेंस आ जाएगा। और जो मैग्नेटिक फील्ड होती है, एज वी नो दैट, कि हमें छोटी क्लासेस में पढ़ाया जाता है कि मैग्नेटिक फील्ड को हम बी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी म्यू के। म्यू इज़ अ फ्रीक्वेंसी, कि जितनी ज़्यादा हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड होगी उतनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी रेडियो वेव्स की, उतनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी। नेक्स्ट हमारे पास कुछ NMR इनएक्टिव और एक्टिव कंपाउंड्स आते हैं, कुछ सॉल्वेंट के बारे में बात करेंगे, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।